नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश इन्वेस्टर्स समिट क्षेत्रवार विकास की रफ्तार देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के विकास को नया आकार देने के लिए रोड मैप बनाने लगी है। वास्तविकता को धरातल पर उतारने और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की दिशा में अब ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, सागर में इन्वेस्टर्स समिट की योजना है। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में जहां उद्योग व्यापार की संभावना है, सभी जगह इस प्रकार की समिट लगाते हुए विकास को समान रूप से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार बना रही है। हालांकि इन्वेस्टर समिट की शुरुआत इस बार महाकाल की नगरी उज्जैन में होगी। इसके अलावा अवंतिका नगरी की भव्यता को विक्रमोत्सव में न केवल विक्रम महोत्सव मनेगा बल्कि विक्रम व्यापार मेला भी स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मुताबिक केवल अधोसंरचना पर काम करने से काम नहीं चलेगा। अधोसंरचना के साथ साथ सभी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक मंत्रालय विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से गुड़ी पड़वा के अवसर पर इस आयोजन को करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में 25 लाख दीपक लगाने का फैसला लिया गया है। समिट में गारमेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग के जरिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे और इन सभी के क्लस्टर को भी स्थापित किए जाने को लेकर चर्चा चल रही है। उज्जैन में इस बार ग्वालियर के तर्ज पर उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले की व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की दुकानें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी मेले में सहयोग किया जाएगा। इस बार 3 देशों के सरकार का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा ले रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिजी और मंगोलिया सरकार का प्रतिनिधिमंडल समिट में हिस्सा लेगा, जबकि जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए उज्जैन आ रहा है। क्षेत्रवार इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यदि इस विचार को आकार में बदल दिया जाए तो प्रदेश के हर कोने का विकास होगा। कुछ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो आपको सुनाते हैं। न केवल विक्रमोत्सव मनेगा बल्कि विक्रम व्यापार मेला भी स्थापित होगा, क्योंकि हम सबका मानना है कि केवल हमारी अधोसंरचना के काम करने से काम नहीं चलेगा। अधोसंरचना के साथ साथ सभी प्रकार की व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए प्रदेश भर में क्षेत्रीय समिट भी चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। आने वाले समय में ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, सागर के बेल्ट में अलग अलग प्रकार के जहाँ जहाँ उद्योग व्यापार की संभावना है, सब दूर इस प्रकार की समिट लगाते हुए सभी तरफ विकास को समान रूप से आगे। तो प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत क्षेत्रीय स्तर पर होगी। मोहन सरकार व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में और समग्र रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, जो काफी महत्वपूर्ण आगे साबित होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, सीधे आपका पास ही मैं आ रहा हूं। जिस तरीके से मोहन सरकार नए तरीके से सरकार चला रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अब क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट की जाएंगी और उज्जैन से इसकी शुरुआत होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये समिट है? क्योंकि जो विक्रमोत्सव का रोड मैप इससे पहले रखा गया, जो तैयारियां उसकी हो रही हैं और 1 मार्च से इसकी शुरुआत होगी, तो वाकई में ये तो जिस तरीके से इसको पूरा एक भव्य रूप दिया जा रहा है, अगर ये जमीनी स्तर पर तब्दील होता है, कई फायदे इसके हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा ऋषभ आपने। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लगातार जो है सरकार कराती आ रही है, हम लोग लगातार देखते भी आ रहे हैं और अधिकांश जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए हैं वो इंदौर में हुए हैं और बड़े पैमाने पे हुए हैं। अब कितना वो जो EMU जो MOU होता है और वो कितना जो है वो जमीनी स्तर पे आता है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि जो ये पेपरों में रहा है, कागजी कार्रवाई होती है और जमीन स्तर पे नहीं आता, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आता है। चलिए, इससे रोजगार के भी अवसर मिलते हैं और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव की जो ये कल्पना है कि एक क्षेत्रीय स्तर पे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, ये इसलिए फायदे का है क्योंकि देखिए इससे रोजगार के अवसर है। इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है और इससे
इजाद पाने का तरीका ही है कि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट हो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आए और उससे लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और लगातार जब बात होती है तो जो यूथ है उनको खुद के सेल्फ रिलायंट होने की भी बार बार बात आती है। सरकार ये कहती है कि आप खुद कुछ योजना लेकर आइए, खुद कुछ करिए, खुद अपने पैरों पे खड़े होइए। और जिस देखिए ग्वालियर मेला जो है ये हम सालों से देखते आए हैं, बहुत प्रतिष्ठित मेला रहा है, उससे रोजगार के अवसर रहे हैं, एक पूरा एक मार्केट वहां का डेवलप हुआ है। तो इसी तरह के मेले अगर जैसे उज्जैन से शुरुआत हो रही है, उज्जैन समिट होने जा रहा है, उसके बाद अलग अलग क्षेत्र वाइज जब इन्वेस्टर समिट होगा तो इसका फायदा आने वाले समय में होगा, क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और अलग अलग पॉकेट्स में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से विक्रमोत्सव को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि अगर 1 मार्च से जो विक्रम व्यापार मेले से इसकी शुरुआत होगी, इन्वेस्टर समिट भी इसी में होगी, तो जिस तरीके से एक बड़ा मेला है, एक बड़ा आयोजन है, 40 दिन ये पूरा चलेगा, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो निश्चित तौर पर जो समिट होने जा रहे हैं, जो अन्य देश के प्रतिनिधिमंडल आएंगे यहाँ पर, तो उनके लिए तो बड़ा बाजार भी है, एक इन्वेस्ट करने का एक बड़ा कहे कि स्कोप भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका कितना बड़ा मैसेज अब जाएगा, क्योंकि अगर यही तरीका आगे अपनाया गया तो मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि वाकई में जो युवा है उनके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा ऋषभ आपने। हम लगातार देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव लगातार बात करते हैं। देखिए मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि लगातार वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते आ रहे हैं, और उज्जैन से अच्छा स्थान इसके लिए कोई नहीं है। और लगातार वो जो है वो लगातार इन चीज़ों पे फोकस भी करते आ रहे हैं, उनकी सरकार इन बातों पे फोकस भी कर रही है। तो इस तरह के जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस तरह का जब मेला लगता है जो 40 दिन तक चलेगा, तो आप समझिए कि कितना वहाँ पे मार्केट होगा, कि कितना वहाँ पे रोजगार के अवसर। मैं बार बार रोजगार की बात कर रही हूँ कि युवाओं को रोजगार सबसे बड़ी उनकी समस्या है। और जब से महाकाल लोक कॉरिडोर का जब से डेवलपमेंट हुआ है, आप देखिए उज्जैन में टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, कितनी मात्रा में वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। तो टूरिज्म का बढ़ावा होने से वो रीजन के डेवलपमेंट की बात है, मार्केट की बात है, वहाँ पे रोजगार की बात है। तो जब इस तरह का जब मेला लगेगा, 40 दिन तक लगातार चलेगा, तो आप सोचिए किस तरह का वहाँ पे मार्केट और किस तरह के इन्वेस्टमेंट आएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरा रोड मैप तैयार है, पूरी तैयारी हो चुकी है, 1 मार्च से शुरुआत भी होने जा रही है। और कांग्रेस यानी विपक्ष के भी अपने तर्क हैं कि ऐसे चीजें पहले भी होती आई हैं, लेकिन जमीन पर इसका असर देखने को नहीं मिलता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले गुंजन चौकसी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से मोहन सरकार का ये विजन है, हमने लगातार देखा है जब से नई सरकार बनी है, एक ट्रेडिशनल चीजों को, कलाओं को, संस्कृति को आगे रखकर, चाहे व्यापारिक दृष्टि को आगे बढ़ाना हो या किसी तरह का निवेश लाना हो, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। इस विजन को लेकर कितनी आश्वस्त आप हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी कई आरोप है कि ऐसे आयोजन पहले भी होते आए हैं, इससे पहले बड़ी बड़ी समिट होती आई है, कोई असर उसका जमीन पर दिखा नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी इंदौर में, तो उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी, दैट इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। तो ये जो भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आज 2014 के बाद से अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की अगर 2003 से बात करूं, तो इन वर्षों में भारत ने और मध्य प्रदेश ने जो गति पाई है विकास की, डेवलपमेंट की, तो वो गति से हम पैमाने पे लगा सकते हैं कि 2014 से पहले अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो भारत 11वें नंबर में था, लेकिन 2014 के बाद भारत आज 5वें पैदाने पे आ चुका है पूरे विश्व में। तो ये दिखाता है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विजन है भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2003 से पहले जिस मध्य प्रदेश का नाम बीमारू राज्य में आता था, आज उस मध्य प्रदेश को एक डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में आता है और नंबर 3 पैमाने में आता है, वो हमारे भारत देश में। तो ये जो फर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी के विजन के कारण फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, सबका साथ सबका विकास, इसके साथ साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसी मोटो को आधार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस कदम पे आगे बढ़ रही है। और जिस तरह मुक्ता जी ने कहा कि ये जो जिस तरीके के ये आयोजन है,
चाहे 20 वर्षों की बात कर लूं या अब ये नई सरकार की बात कर लूं जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी लेकर चल रहे हैं, ये नया इतिहास रचाएंगे। क्योंकि आप देखें इससे कितनी चीजों पे बढ़ावा मिलता है, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, इससे फाइनेंशियली ग्रोथ होती है, इससे एम्प्लॉयमेंट पे बात होती है। जिस तरह देखा हमने 4 वर्गों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है, युवा, गरीब, किसान और महिला। जिस देश के ये 4 वर्ग अगर सशक्त हैं तो उस देश को विकसित राष्ट्र 2047 में बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए तो तमाम बस ये आप जो तरीके से एक रोड मैप तैयार है। काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप ये बात कहते हैं कि लगातार अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार जो तमाम पैमाने हैं पर खरे उतरने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जब सवाल उठता है, जो विपक्ष है कांग्रेस कहती आई है कि 20 सालों से आप मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर आप विकास की बात कह भी रहे हैं तो जो कर्ज था वो कहां से बढ़कर कहां पहुंच गया है। तो ये भी तमाम तरीके के आरोप है कांग्रेस। इसमें चाहूंगा इस पर आप थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं दीप्ति जी के पास भी आगे बढ़ूंगा। जी देखिए, कर्ज सिर्फ उनके लिए बहाना है जो जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के विजन में एक ही चीज है, वो है जनता का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इनकी मात्र 15 महीने की सरकार जब 2018 में बनी थी तो कर्ज इन्होंने सिर्फ एक बहाने के तौर पर पेश किया था। आरोप प्रत्यारोप, जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं बचा है अब इस देश में, और स्पेशली मध्य प्रदेश में इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा और उस पार्टी के पास इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं बचा है। जो राजनीति पार्टी छोड़िए, जो एक संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इन्हें जो घेरे में लेती है या अपनी हार का ठीकरा जो ईवीएम मशीन पे डालती है, उस पार्टी की इस तरीके की झूठी बयानबाजी। ठीक है, इस तरह की बार प्रतिबार लगातार होते भी रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ी प्रतिक्रिया उनसे लूं। ठीक है जी, आपने जो कर्ज का सवाल किया है उस पे मैं पहले कांग्रेस से सवाल करना चाहती हूँ कि राजस्थान में 2023 से पहले तक तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां का कर्ज कितना था मैं आपको आंकड़ों से बताना चाहती हूँ। अगर मध्य प्रदेश में कर्ज 2 लाख करोड़ है तो राजस्थान में कर्ज 6 लाख करोड़ छोड़ के गए हैं। तो कर्ज सिर्फ एक बहाना है कि जनता की सेवा ना करना पड़े, जनता को डेवलपमेंट ना देना पड़े। 4 लाख करोड़ मध्य प्रदेश में भी कर्ज पहुंचने वाला है। जी ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। दीप्ति पांडे जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए तमाम तरीके से बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, विक्रमोत्सव जो विजन है, वाकई में इससे नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरीके से जो व्यापारिक स्थितियां बनेगी वहां पर समिट होगी और पूरी तैयारी इसकी है। क्षेत्रीय स्तर पर अगर समिट होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा और खासकर जो जमीन पर स्थिति देखने को मिल रही है, जो तैयारियां हैं, जो 44 दिवसीय आयोजन चलेगा, लोग पहुंचेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी आगे बढ़ावा मिलेगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को भी परेशानी होना चाहिए। दीप्ति जी। जी, पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हंसी आती है, बड़ा हास्यप्रद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जो है, उनके प्रवक्तागण हैं। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पास, इन प्रवक्ताओं के पास ये विकास को देखने का चश्मा किस दुकान पे मिलता है। जरा हमें भी वो प्रोवाइड कराया जाए तो हम भी देखें। अगर हमने वाकई में इतना विकास किया है तो हमें फिर दिल्ली की सड़कों को पर्दों से ढकने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर बाहर के मेहमान आए तो हम उन्हें अपनी गंदी बस्तियां और झोपड़ी नहीं दिखा पाए। रही बात रोजगार की, आज व्यापारी हो, किसान हो, युवा वर्ग हो, पढ़ा लिखा नौजवान घर बैठा है, उनकी माताएं, उनके पिता जिन्होंने अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाया है और जब उन्हें बेरोजगारी की आग में झुलसा हुआ देखते हैं तो वो माता पिता तक सहमे हुए हैं। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। किस विकास की झूठी बात करते हैं? एक बुंदेलखंड में बहुत अच्छी कहावत है भैया, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि देख देख चद्दर के खूट, कौन करोटा बैठे ऊंट। अभी तो ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये जो हर बार इनके ये अपनी बात करने के पहले, ठीक है दीप्ति जी, देखिए काउंटर क्वेश्चन आपसे भी कर लेता हूँ। देखिए तमाम तरीके से अगर इस तरह की बातें हैं, ये स्थिति जमीनी तौर पर है। दीप्ति पांडे जी, एक करके आ रहा हूँ मैं आपके पास। गुंजन जी आपके पास भी आ रहा हूँ। दीप्ति पांडे जी, आप तमाम आरोप लगाते हैं, क्या वजह है कि बीजेपी जब फिर से आती है, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, 163 पार कर जाती है? और ये चश्मा किस दुकान पे? दीप्ति पांडे जी, मेरा काउंटर क्वेश्चन आप सुन लीजिए। नाम बताया जाए। दीप्ति पांडे जी, काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप तमाम जो मुद्दे उठाते हैं, क्या वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात आप कहती हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी का जिक्र करती हैं, लेकिन इस सबके बावजूद बीजेपी 163 सीटें ले आती है? नहीं, अब आप देखिए फिर बड़ी बात कह रही है कि यहाँ झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो,
अगर कोई ना भी माने धर्म के नाम पे लड़ा दो, मजहब के नाम पे लड़ा दो, झूठ के अलावा विकास की हम बात करें तो क्या केवल 2014 तक ही विकास हुआ? ये मेरी बहन यहाँ डिबेट में बैठती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताएं ये जरा कि इनके पूर्वज क्या जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहां कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया होगा? हम बात इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस ने क्या किया, हम इनको आईना दिखाने का काम करते हैं कि जिनके बाप दादा कांग्रेस के बनाए स्कूलों में पढ़े, कांग्रेस के बनाए अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया, आजादी के बाद से भारत में जहां सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज तक का सफर कांग्रेस ने दिया, यहाँ तक कि हम और आप आज घर में बैठ के एक साथ जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है, आईटी के जनक वो रहे हैं, उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं दी है, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जो योजनाओं के लाभ है, केवल उनसे प्रधानमंत्रियों के नाम हटा के मोदी जी का स्टिकर चिपकाने को आप विकास कहते हैं? ठीक है, 50 रुपए के विज्ञापन लगा के मोदी जी की, ठीक है, गुंजन चौकसी जी प्रतिक्रिया दीजिए, क्यों आपको ऐसा लगता है कि 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ, उससे इसके बाद ही सब कुछ विकास हुआ है? भ्रष्टाचार को आप विकास कहते हैं, ये विकास कहते हैं किसको है? इनको स्कूलों की लैंड भी कंप्लीटेड, इनको स्कूलों की दशा पता है, जो हमारे नौनिहाल देश का भविष्य है, मध्याह्न भोजन और फ्री की सुविधाओं में उन बच्चों की शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिरा दिया है। आपने कभी शिक्षा विभाग में जाके उनकी जड़ों को खंगाला है? आज शिक्षक केवल शिक्षण कार्य के अलावा और सारे काम उन पर थोप दिए जाते हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो विकास गढ़ेंगे कहां से? ये विकास ठीक है, देखिए चश्मे से इनको मैं चाहूंगा इस तरह की तमाम बातें लगातार आप उठाते हैं, उसका एक अलग मंच हो सकता है, हम चर्चा करते हैं। तो गुंजन चौकसी जी एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया, वाजिब सवाल है कि आप कहते हैं 2014 के बाद ही विकास हुआ है, तो 2014 से पहले भी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, यानी आप स्वीकार भी करते हैं कि 2014 के पहले हमने यहाँ पर विकास नहीं किया है? मैंने आपसे बहुत क्लियर कहा था, ये फालतू के आरोप प्रत्यारोप के घेरे में जो कांग्रेस लेती है, क्योंकि इनके पास कुछ विजन नहीं है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। 2014 के बाद केंद्र में और 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, उसकी तुलना मैं कर सकती हूँ आंकड़ों के साथ। 2003 से पहले इनका पर कैपिटा इनकम क्या था दीप्ति जी, आपको भी याद दिला दूं, मात्र 12,000 रुपए। अब पर कैपिटा इनकम क्या है 2023 में मध्य प्रदेश में? 1,40,000 रुपए। तो जो फर्क है आंकड़ों का, इस पे आप पहले आप जवाब देना सीखे। जो जीडीपी की ग्रोथ मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 के बीच में हुई है, वो है 16% की जीडीपी की ग्रोथ हुई है। आज मध्य प्रदेश का किसान सिर्फ वो अन्नदाता नहीं बचा है, ऊर्जा दाता भी बन चुका है। जो बिजली किसान पैदा कर रहा है, किसान कितने मर रहे हैं? किसान क्या अन्नदाता लगा रखा है? वो अन्नदाता जो सड़कों पे कीले लगा के रखे हैं उनके लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ बात आती है, आपको समझ में आता है जन अन्नदाताओं को रोकने के लिए शासन प्रशासन और पूरा तंत्र लग जाता है। किस बात की अन्नदाता 19 वर्ष का जो एक व्यक्ति 18-19 वर्ष की उम्र में जो फर्स्ट टाइम वोटर, ठीक है, एक-एक करके आते हैं। अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, अगर उनके घर में स्वच्छ पानी आ रहा है, उनके घर में निरंतर बिजली आ रही है, वो एक अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो इस 20 वर्षों में ये मध्य प्रदेश ने किसने किया ये विकास? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2003 के पहले की मध्य प्रदेश की आप तस्वीर निकाल के देखें, लापता प्रदेश था ये, इसलिए लापता प्रदेश था क्योंकि ठीक है, गुंजन जी ने आंकड़ों के जरिए भी सारी चीजें बताई। दीप्ति जी इस पर एक प्रतिक्रिया, फिर मैं मुक्ता जी के पास पहुंचूंगा। ठीक है गुंजन जी, समय हमारे पास कम है, मैं चाहूंगा दीप्ति जी अपनी बात रखिए। पदाधिकारी किसानों की बात परिवारों का विकास किया है, उन्होंने अपने बच्चों का विकास किया है, इन्होंने अपनी जिलों का विकास किया है, करप्शन का अड्डा बना के छोड़ा है इन्होंने। कील बिछाई जाती है। मात्र 15 महीने ठीक है गुंजन जी, आपने अपनी बात रख ली है, मुझे लगता है काफी है ये बातें रखना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जो सवाल किए थे आपने वो स्पष्ट रूप से जवाब भी दिया है। मैं चाहूंगा दीप्ति जी आप ही के पास आ रहा हूं, जो तमाम बातें उन्होंने कही, आंकड़े भी कुछ बताए हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए। जहां तक आप प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, ये अपने विकास की पीठ खुद थपथपा रही हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब जनता जवाब देती है, इनके मुंह से आप ही का सवाल था ना दीप्ति जी, आप ही ने कहा था 2014 के पहले का विकास कहाँ हुआ है, बता रही है हुआ है। जनता ने जवाब दिया है आपको। सीमा पे जवान मर रहा है, खेतों में किसान मर रहा है, और अगर किसान अपनी बात कर रहा है तो उसके लिए हम सड़क पे कीले बिछा देते हैं। पूरा शासन प्रशासन और तंत्र उस अन्नदाता को अपनी मांगे रखने के लिए रोकने में लग जाता है। ये विकास है? इनको कहाँ विकास समझ में आता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास क्या है आप बताएं? क्या सोनिया गांधी जी अपने बेटे राहुल गांधी जी को प्रोत्साहित करती है, वो विकास है? या दिग्विजय सिंह की, जयवर्धन सिंह जी का जो प्रोत्साहन कर रहे हैं वो विकास है? जो कमलनाथ जी
ठीक है, देखिए दीप्ति जी, गुंजन जी, मुझे लगता है बहुत बड़ी चर्चा इस पर हो सकती है, तमाम मुद्दे भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा आज का मुद्दा था, मैं चाहूंगा उस पर लौटते हैं, समय हमारे पास कम है। मुक्ता जी, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूँ और आखिरी प्रतिक्रिया आपकी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगर मोहन सरकार का ये विजन है कि संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार को आगे बढ़ा जाए और क्षेत्रीय स्तर पर अगर इन्वेस्टर समिट हो रही हैं, आपने जिक्र भी किया कि इससे पहले इंदौर में बड़ी समिट का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उसमें मौजूद रहे थे, उन्होंने अपील भी सभी से की थी। अब जब कांग्रेस आरोप लगाती है कि उतना फायदा जितने दावे किए गए थे उतना नहीं मिला है, तो कैसे भरोसा ये कायम किया जाए कि इस बार भी उतना भरोसा मिलेगा? हालांकि कांग्रेस के आरोप हैं, लेकिन ऐसे में अब तमाम तरीके से पूरा जो विक्रमोत्सव होने जा रहा है, कितना फायदा इससे होगा? और विक्रमोत्सव के अलावा जो एक नई शुरुआत होगी क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट की, कितने नफा नुकसान इसके हैं, कितना फायदा होगा, और जो विपक्ष के आरोप हैं वो कितने सटीक बैठते हैं? मुक्ता जी। ऋषभ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने लगातार इतने सालों से देखा है मध्य प्रदेश में। जहां तक क्षेत्रीय समिट की बात है, देखिए जिस क्षेत्र में जाएंगे वहीं वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर वहां पे पहुंचेगा, जिसको इंटरेस्ट है। जो उज्जैन में होगा तो उज्जैन में जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो वाले पहुंचेंगे। जिस रीजन का इन्वेस्टर समिट होगा वहां के इन्वेस्टर पहुंचेंगे, जिसको की इंटरेस्ट होगा, जो सीरियस होगा। तो मैं लगातार जो बात कह रही हूं, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका मार्केट बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। यही तो चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में किस चीज की जरूरत है? बिजनेस की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है। लगातार हम देख रहे हैं युवाओं की मांग है रोजगार की, तो रोजगार के अवसर कैसे आएंगे? इन्वेस्टमेंट से आएंगे। जो क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है वो इसीलिए फायदेमंद है। और जहां तक देखिए, अगर हम बात करें इतने सालों में जो मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ा है, वो 1 लाख से ज्यादा हुआ है। तो वो कैसे हुआ है? इन सभी चीजों का मिला जुला असर है। जब क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट होंगे तो वो पर कैपिटा इनकम और बढ़ेगा। तो इसलिए हमें इस स्टेप को वेलकम करना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर का जो विजन है डॉक्टर मोहन यादव का, वो विजन तो सही है। अब यथार्थ में कहां तक उतरता है ये देखना होगा। इस पे जो है कांग्रेस सवाल खड़ा कर सकती है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे का विजन जो जमीन पर उतरेगा, तो जो विपक्ष के आरोप हैं उनको जवाब काम से मिलेगा या फिर जवाब ये सवाल जो विपक्ष के हैं वो कायम रहेंगे। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बढ़िया विजन है, सरकार बढ़िया दिशा में आगे बढ़ रही है। समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इन्वेस्टर समिट क्षेत्रवार, अब विकास की रफ्तार में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।